हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत करने वाले एक नए टॉपिक की जिसका नाम है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। यस, सर्कुलर मोशन में जो जो एक्सेलरेशन आने वाला है आज हम उन सभी एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि समझना और कोशिश करना जानने की आखिर कौन कौन से एक्सेलरेशन आते होंगे। चलिए यहाँ पर कुछ मोशन हम देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैटेलाइट का मोशन। सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ। यहाँ पर जो है अर्थ के अराउंड इस तरह से मूव कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सैटेलाइट का जो डायरेक्शन है हर वक्त क्या बदल रहा है, क्या अलोंग द टेंजेंट हमेशा जारी है। यहाँ पर ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सर्कुलर मोशन कर रही है। तो यहाँ पर जो है इसका जो डायरेक्शन है हर वक्त बदल रहा है। तो आखिर जो डायरेक्शन बदलने का काम यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई तो किसने किया होगा? एक्सेलरेशन ने किया होगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्सेलरेशन यहाँ पर होना चाहिए जो कि डायरेक्शन बदल रहा होगा। क्लियर। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक बॉय है यहाँ पर, इसने एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से हैंग कर रखा है, देखिए, और इस तरह से रिवॉल्व करा रहा है एक वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन भी इस तरह से रिवॉल्व करा रहा है। इसने इसकी स्पीड बढ़ाई भी है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए भी कोई इनको एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कराया है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, स्ट्रिंग की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं यहां पर कई केसेस में आपने देखा कि स्पीड उसने बढ़ाई है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए भी एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि स्पीड बढ़ाना मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाना। एक्सेलरेशन का ही काम है। डायरेक्शन चेंज करना एक्सेलरेशन का ही काम है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन तो है, ठीक है ना, कोई कभी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्लियर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से एक्सेलरेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला जो एक्सेलरेशन है वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाम ही छुपा हुआ है सेंट्रीपिटल। ऐसा एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ लगता है उसे क्या कहा जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही है। देखिएगा, अगर ये सेंटर की तरफ लगेगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी से कितना एंगल पर होगा? ये 90 डिग्री एंगल पर होगा। आपको पता है कि जो v वेक्टर और a वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है वेलोसिटी वेक्टर की, कौन? एक्सेलरेशन, ना कि मैग्नीट्यूड। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यही रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, यानी कि उसकी डायरेक्शन को हर वक्त बदलने के लिए। क्लियर हुआ क्या? इसको एक और नाम से जानते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि अलोंग द रेडियस होता है इसलिए हम इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, the acceleration which is responsible for changing the direction of particle in circular motion is called centripetal acceleration। समझ में आया? ठीक है, सेम डेफिनेशन हो गई। देखिएगा किस तरह से डिफाइन है ये यहाँ पर। ये डिफाइंड कुछ इस तरह से कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। यस, यानी कि वेक्टर फॉर्म देखिएगा इसकी ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्लियर हुआ? ये इसके ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इस तरह से देख सकते हैं कि आप अपनी फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में पुट करें और कर्ल करें यहाँ पर वी वेक्टर की डायरेक्शन में। जो थंब होगा वो सेंटर की तरफ आने वाला है, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। इनकी डेरिवेशन देखेंगे हम। फिलहाल इतना सा ध्यान रखिएगा किस तरह से डिफाइंड है। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। देखिएगा कि जैसे कि यहाँ पर सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इस तरह से टेंजेंट होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी वी वेक्टर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ओमेगा वेक्टर कहां पर होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कुछ इस तरह से मैं बोल सकता हूं ओमेगा वेक्टर इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैं ओमेगा वेक्टर को यहां पर थोड़ी देर के लिए यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। देखिएगा, मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं इस ओमेगा वेक्टर को। क्लियर। तो यहां पर शिफ्ट करने देखिएगा डायरेक्शन कैसे, ओमेगा क्या इस तरह से जाएगा? ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा, पुट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, ओमेगा क्रॉस वी। थंब किधर आया? टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए हम इसे बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है सेंटर की तरफ आएगा। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ वो होगा ओमेगा क्रॉस वी। याद हो गया होगा? क्लियर। अब समझिएगा इसका स्केलर फॉर्म। तो हम जानते हैं ओमेगा और वी, ये रहा ओमेगा वेक्टर इस तरह से देख सकते हैं हम, और ये रहा वी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में ओमेगा वी साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1। तो क्या इसमें ओमेगा वी लिख सकता हूं? तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी स्केलर फॉर्म हो जाएगी ओमेगा वी। क्लियर हुआ? चलिए, अब आपको याद क्या रखना है? एक तो आपको ये वेक्टर फॉर्म याद रखनी और एक की स्केलर फॉर्म याद रखनी। साथ के साथ जो न्यूमेरिकल में काम आएगा मैग्नीट्यूड, वो भी ध्यान रखिएगा। क्या होगा? देखिएगा, हम जानते हैं रिलेशन की v इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा आर। समझते चलना, अगर मैं v की जगह ओमेगा आर पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा? v की जगह यहां पर देखिएगा ओमेगा आर पुट करता हूं, क्या बन जाएगा? ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा आर। क्या ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा? क्लियर हुआ? चलिए एक और यहां पर कन्वर्जन करते हैं। ये तो हमने लिख दिया इसको ओमेगा की टर्म में। अगर वी की टर्म में लिखना हो तो यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा? वो आ जाएगा वी बाई आर। ये रिलेशन आपको पता है? ठीक है, देखिएगा मैं ओमेगा की जगह क्या लिखने वाला हूं? वी बाई आर। तो वी बाई आर मल्टीप्लाई बाई वी कितना हो जाएगा? क्या वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा? क्लियर हुआ? तो आपको याद ये रखना है। यहां पर एक वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई। साथ के साथ यहां पर स्केलर फॉर्म देखिएगा, एसी क्या होगा? ओमेगा वी।
या फिर v की टर्म में अगर आपसे बोला जाए कि न्यूमेरिकल में आपको ये दो तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाला है, एक तो v की टर्म में, एक ओमेगा की टर्म में, ठीक है। तो एक जो आएगा v स्क्वायर बाय r और दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर, याद रह पाएगा। एक और यहाँ पर कि अगर मैं ओमेगा को 2 पाई f लिखता हूं, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r में ओमेगा को मैंने 2 पाई f लिख दिया, तो 2 पाई f का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r हो गया। समझ में आया? क्लियर। तो इस तरह से हम यहां पर बना सकते हैं, लेकिन जो आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है v की फॉर्म में और ओमेगा की फॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। अब आपने बोला कि सर्कुलर मोशन में सर पार्टिकल हमेशा अपने डायरेक्शन को बदलता है, तो डायरेक्शन बदलने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? अभी जस्ट हमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में तो हर वक्त डायरेक्शन बदलती है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होना ही चाहिए। क्लियर हुआ? इसलिए एक वर्ड यूज किया गया मस्ट, ठीक है ना, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो पार्टिकल तो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, या फिर पार्टिकल स्पीड अप कर रहा हो या स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही हो तो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना। क्लियर हुआ? तो डायरेक्शन चेंज होगा तभी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ है पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेरिएबल। ये हमेशा वेरिएबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर वक्त बदलती है, क्योंकि ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहना चाहता है। क्लियर हुआ? देखिएगा एक एनिमेशन में, यहां पर देखिए डायग्राम में, देखिए आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब पार्टिकल यहां पर है, मैं बोलता हूं पार्टिकल भी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v कुछ इस तरह से, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस वक्त कहां पर आएगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर? जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो वेलोसिटी तो कुछ इस तरह से अलोंग द टेंजेंट थी, सेंट्रीपिटल किधर लगेगा? अलोंग द सेंटर। तो क्या ये सेंटर की तरफ इस तरह से लगने वाला है? तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या सेंटर की तरफ रहने के चक्कर में इधर भी इधर चला गया, मतलब इस डायरेक्शन में था जब यहां पर था तो ये इस डायरेक्शन में चला गया, जब यहां नीचे पहुंचा होगा तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई, इधर होगी, लेफ्ट में होगी। क्या इस तरह से ये चलता आ रहा है? यानी कि हमेशा सेंटर की तरफ रहने के चक्कर में इसकी डायरेक्शन क्या हर वक्त बदल रही है। एक जर्नल पॉइंट पे देखिएगा, इस जर्नल पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर कुछ ऐसे, तो क्या देखिए आप डायरेक्शन क्या हर वक्त बदल रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। क्यों? क्योंकि ये कहां रहना चाहता है? अलोंग या टुवर्ड्स द सेंटर। ये रहना चाहता है टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए हमने बोला कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज वेरिएबल होता है, बिकॉज इट चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर वक्त क्या होती है? चेंज होती है। ये चीज पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट। अब देख सकते हैं हर एक पॉइंट पर, बहुत सारे यहां पर पॉइंट है, हर वक्त आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल हर वक्त कितना आया? 90 डिग्री आया। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, आप किसी भी इंस्टेंट पर आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट होती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिएगा, अब कुछ एनिमेशन है उससे समझते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा? हमने v की टर्म में बात करूं तो मैं अपने देखा v स्क्वायर बाय r देखा। क्लियर? अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, अगर स्पीड है वो कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो भी कांस्टेंट होगा? जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो भी कांस्टेंट होगा? क्लियर हुआ? क्योंकि रेडियस तो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं एक एनिमेशन लेता हूं जिसके अंदर पार्टिकल किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखिएगा, मैं यहां पर कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल को घुमाता हूं, तो लेट्स सपोज इसके पास एक लीनियर स्पीड v है अलोंग द टेंजेंट, यहां पर देख सकते हैं आप, तो टुवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। ये देखिए दोनों एरो का लेंथ नहीं बदल रहा है, देखिए ध्यान से नोटिस करना, थ्रू द मोशन दोनों ही एरो का जो लेंथ था वो नहीं बदला, क्योंकि लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो v वेक्टर था, इस v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जिसे मैंने स्पीड बोला वो कांस्टेंट थी, वो भी नहीं बदला। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो भी नहीं बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज बदल रहे हैं, दोनों ही वेक्टर बदल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आप देख सकते हैं यहां पर सेंटर की तरफ आ रहा है, ये भी सेंटर की तरफ आ रहा है, इस तरह से सेंटर की तरफ आ रहा है, और जो लेंथ ऑफ द एरो था दोनों का ही कांस्टेंट रहा। क्लियर हुआ? क्या होगा अगर पार्टिकल स्पीड अप होता है? देखिएगा, सेकेंड एनिमेशन है, इसके अंदर पार्टिकल अगर स्पीड अप होता है तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा क्या? स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी। क्लियर? देखिएगा ये लेंथ ऑफ द एरो बढ़ता जाएगा, तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा? देखिएगा दोनों ही एरो यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं, नोटिस करना,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर बढ़ गया, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v²/r। अगर यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगला केस, जिसके अंदर यहाँ पर स्पीड डाउन होने वाली है, स्लो डाउन होने वाला है। तो यानी कि v जो होगा वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कम होगी। देखिए लेंथ ऑफ द एरो कम होता चला जाएगा, तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम होता चला जाएगा। देखिए ध्यान से नोटिस करना, हुआ क्या? क्लियर? ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर? मैग्नीट्यूड वाइज ये चीज समझ में आ गई होगी। आपने ये 3 केस देखे जिसमें कांस्टेंट स्पीड थी, स्पीड अप था, स्पीड डाउन था। तीनों ही कंडीशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा हर इंस्टेंट पर टुवर्ड्स द सेंटर ही लगा। क्लियर? और मैग्नीट्यूड क्या हुआ, v²/r, या फिर ओमेगा की टर्म में बात करूं तो ω²r। क्या याद रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा अगला एक्सेलरेशन होगा, जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाम में छुपा हुआ है टेंजेंशियल, बोले तो अलोंग द टेंजेंट, जिसकी डायरेक्शन होने वाली। यस, ये वो एक्सेलरेशन है जो कि टेंजेंट के अलोंग आने वाला है। याद कीजिए टेंजेंट के अलोंग कौन आया करता था सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी वेक्टर। यस, कहीं ना कहीं ये तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लेकिन आएगा अलोंग द टेंजेंट। तो इस एक्सेलरेशन को कहा जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बहुतों को समझ में आ गया होगा ये चीज कि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा टेंजेंट के अलोंग तो क्या होगा। ये 3 सिचुएशन समझ में बहुतों को आ गई होगी। ये कहीं ना कहीं आप काइनेमेटिक्स में आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कार चल रही है, वेलोसिटी उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो कार की स्पीड अप होगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो कार की स्पीड डाउन हो जाएगी। या फिर अगर एक्सेलरेशन आ ही नहीं, कार किसी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो एक्सेलरेशन वहां पर 0 होगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। तो सिमिलर वे में हम यहां पर रिलेट कर सकते हैं अलोंग द टेंजेंट। चलिए तो डेफिनेशन देखिएगा, द एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड। और अगर ये अलोंग द टेंजेंट आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रहा है या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पीड में क्या लेकर आएगा, ये चेंज लेके आएगा। क्लियर? आप कार को पीछे से धक्का मारोगे या फिर चलती हुई कार को रोकोगे तो सिर्फ आप उसके मैग्नीट्यूड में चेंज ला सकते हो, आप उसकी डायरेक्शन नहीं बदल सकते। कब? जब आप उसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो वही ये चीज, द एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं किस तरह से डिफाइन हुआ ये। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसको लिख सकते हैं डी। यहां पर ये जो है ये v वेक्टर का जो मॉडुलस लगाया, मोड लगाया, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से इसको डिफाइन किया। ठीक है ना? इसको ऐसे मत लिख देना जैसे कि ये लिखा हुआ है डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, और यहां पर मॉडुलस लगा हुआ है कुछ इस तरह से। तो ये लिखना यहां पर गलत होगा। ठीक है ना? एक सेकेंड, ये यहां पर लिखना गलत होगा। कैसे? क्योंकि इसको मैं रीड कैसे करूंगा, ये यहां पर लिखना गलत होगा क्योंकि इसको रीड कैसे करूंगा, इसको मैं करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस तरह से डिफाइन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये किस तरह से डिफाइंड है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है ना? स्पीड में चेंज को रिप्रेजेंट करता है यहां पर। तो स्पीड कैसे यहां पर बनने वाली, इस तरह से स्पीड नहीं है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो गया, उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ये गलत हो या इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सही क्या है? सही है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्लियर? इसे आप डीवी बाई डी भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि और किस तरह से डिफाइंड है वेक्टर फॉर्म वगैरह की बात करें अपन यहां पर, तो देखिएगा इन वेक्टर फॉर्म जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो होगा अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर फिर से आप यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन बता सकते हैं कि यहां पर जो टेंजेंट की तरफ इसका डायरेक्शन आने वाला है अल्फा क्रॉस आर के प्रोडक्ट का। ठीक है? देखिएगा इस तरह से देख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी आप देख सकते हैं या फिर आई कैप जे कैप की टर्म में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहां समझा देता हूं राइट हैंड थंब रूल से। लेट्स सपोज दिस इज आर वेक्टर, ये रहा होगा आर वेक्टर, और कहीं ना कहीं इस तरह से मैं डॉट से शो कर देता हूं अल्फा को कि कहीं ना कहीं प्लेन जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर रहा होगा अल्फा वेक्टर। ठीक है? थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए, इन वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं, कर सकते हैं बिना डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए मैं वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले आर वेक्टर को शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, और उसके बाद इस अल्फा वेक्टर को भी शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, बिना डायरेक्शन में चेंज लाए। तो आर वेक्टर को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे कर सकता हूं मैं? आगे से थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दिया, और यहां पर जो अल्फा वेक्टर है जो कि आउटवर्ड है उसको मैंने यहां पर इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? देखिएगा इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। देखना
इस तरह से मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया एक छोटा सा। अब समझिए आप, पुट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, क्या है अल्फा, एंड कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड क्वांटिटी। जो थंब होगा वो यहाँ पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन देने वाला है। तो मैंने अपनी फिंगर्स को अल्फा की डायरेक्शन में लेके गया जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और कर्ल किया आर वेक्टर के डायरेक्शन में। देखिएगा अल्फा क्रॉस आर, थंब किधर आया, अल्फा क्रॉस आर थंब किधर आया, क्या वो अलोंग द टेंजेंट आया, इसलिए इस एक्सेलरेशन को हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला। क्लियर, अल्फा क्रॉस आर अलोंग द टेंजेंट आ रहा है यहाँ पर थंब। क्लियर, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आप इसे समझ सकते हैं। देखेंगे इसका डेरिवेशन भी कैसे यहाँ पर ये डिफाइंड हुआ। अभी फिलहाल के लिए इतना सा वेक्टर फॉर्म आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए बात करते हैं स्केलर फॉर्म की। तो फिर से इसका प्रोडक्ट करना होगा अल्फा क्रॉस आर, तो अल्फा आर साइन थीटा लिख सकता हूं, और अल्फा और आर के बीच का एंगल अभी जस्ट आपने देखा कितना हुआ 90 डिग्री, क्योंकि एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर था और एक प्लेन के अंदर था, तो 90 डिग्री एंगल है। तो क्या इसका जो स्केलर फॉर्म होगा AT इक्वल्स टू अल्फा आर में लिख सकता हूं क्या। क्लियर, तो ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है AT इक्वल्स टू अल्फा आर, एक तो ये फॉर्मूला, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया, तो मैं रिवाइज करा देता हूं। सेंट्रीपिटल क्या काम करता था, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का काम करता था, और वो मस्ट होता था सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, अगला था हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये काम क्या करने वाला है, ये स्पीड में चेंज का काम करने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन ये, क्या इसका मस्ट है सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होना या नहीं, ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जवाब देख सकते हैं इस चीज का। देखिएगा अगला पॉइंट यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इट मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। आई थिंक आपको आपका जवाब भी मिल गया होगा। क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन में या तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है तो स्पीड कहां बदल रही, सर्कुलर मोशन अगर किसी कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसमें स्पीड बदलती ही नहीं है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहां पर नहीं है। तो अगर स्पीड बदल रही है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो उस कंडीशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहां पर प्रेजेंट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर, तो अगर सर्कुलर मोशन में 80% नहीं होगा, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि स्पीड यहां पर कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, चलिए, और अगर ये प्रेजेंट होता है, इफ इट इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट, देन फॉलोइंग टू सिचुएशन कैन बी पॉसिबल। तो दो सिचुएशन पॉसिबल है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। वो दोनों सिचुएशन क्या होगी, या तो स्पीड बढ़ाएगा या स्पीड कम करेगा। देखिएगा, स्पीड इंक्रीज या फिर स्पीड डिक्रीज। तो वही सिचुएशन है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर सेम डायरेक्शन में आ गए तो क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। अब एनिमेशन से समझते हैं यहां पर कि कांस्टेंट स्पीड होने पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आखिर क्या होगा। चलिए देखिए एनिमेशन, इसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि लेंथ ऑफ द एरो कांस्टेंट है। तो यहां पर इस कंडीशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, किधर होगा, बता सकते हैं। आप बोलोगे सर जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई भी यहां पर काम नहीं है, क्योंकि स्पीड चेंज करने का काम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ही था। जब इसमें स्पीड में ही चेंज नहीं आ रहा तो यहां पर जिसकी जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, जिसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर, अब कोई बोलेगा सर इसमें सेंट्रीपिटल तो बनाया ही नहीं। देखिए सेंट्रीपिटल है बिल्कुल, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर आपको सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझा रहा हूं, इसलिए यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एरो आपको देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड थी। सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेंजेंशियल पर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोकस करा रहा हूं। चलिए अगला सिचुएशन ले लेते हैं जिसके अंदर स्पीड अप हो रहा पार्टिकल। तो यहां पर जो v वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो यहां पर क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, होगा तो किधर होगा, क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जवाब दीजिए। वेलोसिटी की डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। क्लियर, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होने वाला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो इसे सपोर्ट करेगा, और देख सकता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये बढ़ा देगा, बोले तो स्पीड को ये बढ़ा देगा। क्लियर हुआ, चलिए अब बात करते हैं अगले सिचुएशन में जहां पर स्पीड डाउन हो रही है। क्लियर, यानी कि स्लो डाउन हो रहा है, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार तो आप बोल दोगे सर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। देखिएगा इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर, देखिए इस तरह से, और इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। आई थिंक ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर रिलेशन के बारे में। ठीक है ना, कौन कौन से रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन के बारे में। तो अब तक हमने जो भी एक्सेलरेशन देखे उनको अच्छे से समझते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। क्लियर, तो मैं एक पुराना रिलेशन याद दिला देता हूं आपको। याद कीजिए एक रिलेशन होता था हमारे पास
v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। देखा भी आपने, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसी रिलेशन से हम लेकर आएंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। समझिएगा, अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं वेलोसिटी को, एक वर्ड यूज किया मैंने, अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या हुआ है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं कहीं ना कहीं। क्लियर? यानी कि कंप्लीट वेलोसिटी वेक्टर को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो देखिएगा वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ओमेगा क्रॉस r। तो ओमेगा क्रॉस r को मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं, तो मुझे यहां पर नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर? अभी मैं सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल की तरफ नहीं आया हूं, मैं नेट एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहा हूं, तो मुझे नेट वेलोसिटी को यहां पर यानी कि वेलोसिटी v वेक्टर को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मैं स्पीड को नहीं कर रहा, मैं कंप्लीट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखिए v वेक्टर क्या है, ओमेगा क्रॉस r। तो ओमेगा क्रॉस r मैंने यहां लिख दिया। आप याद कीजिए, बेसिक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल। इस तरह से जब दो डिफरेंशिएबल क्वांटिटीज है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो पहले एक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरी का कांस्टेंट रख देते हैं, कुछ इस तरह से। याद आया? तो उसी तरह से अपन करने वाले, मैं याद दिला देता हूं। जैसे u v का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना होता था, तो सबसे पहले मैं u को कांस्टेंट रखता था, v का डिफरेंशिएशन कर देता था, प्लस फिर v को कांस्टेंट रखता था, u का डिफरेंशिएशन कर देता था। कुछ इस तरह से एक प्रोडक्ट रूल था। याद है? बस सिमिलर वे में हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करने वाले हैं। बस एक छोटी सी शर्त है कि यहाँ पर मुझे इनका जो ओरिएंटेशन है, या फिर बोल सकते हैं सीक्वेंस जो है, मुझे नहीं बदलना है। यानी कि ओमेगा क्रॉस के इधर है और r दूसरी तरफ है, तो इसी वे में इनका मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, और इसी यहाँ पर रूल को लगाते हुए, प्रोडक्ट रूल को लगाते हुए। देखिएगा, तो सबसे पहले मैंने ओमेगा का डिफरेंशिएशन किया, फिर मैंने यहाँ पर r को कांस्टेंट रख दिया। हाँ, कैसे भी कर सकते हैं आप, सीक्वेंस यहाँ पर सेम रखनी है। ठीक है ना? पहला हो सकता था ओमेगा भी कर सकते थे, मतलब हाँ ओमेगा को कांस्टेंट रख सकते थे, r का भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, कोई भी एक तरफ कर दीजिए। तो मैंने ओमेगा का डिफरेंशिएशन किया, r को कांस्टेंट रखा, प्लस फिर मैंने ओमेगा को कांस्टेंट रखा, और जिसका पहले नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर? चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अब तो आसान हो गया आपके लिए। ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी क्या देगा यहाँ पर, डी ओमेगा बाई डी टी क्या देने वाला है बताइएगा जरा। अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और ये डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, या फिर ये एंगुलर नहीं है लीनियर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड यहाँ पर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v को ये प्रेजेंट करने वाला है। तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा v। तो देखिएगा कुछ इस तरह से, इसको मैंने लिख दिया अल्फा, इसको मैंने लिख दिया v वेक्टर। ये है लीनियर पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर आ गया। ये एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है ना? चलिए, तो ये यहाँ पर कुछ रिलेशन आया, और ये फिर से आपको देखा लग रहा है। अभी जस्ट आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा, कहीं ना कहीं ये उन्हीं के यहाँ पर कुछ पार्ट है। यस, तो ये जो पार्ट है अल्फा क्रॉस r, ये आपने देखा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में, और ओमेगा क्रॉस v आपने देखा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन आया वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर, कुछ ये नजर आया। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि सर जो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी a वेक्टर इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर a वेक्टर को हमने बोल दिया नेट लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है ना? रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से, इनमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इसके बेस में t लिख रहा हूँ, इसके बेस में c लिख रहा हूँ, और यहाँ पर कंप्लीट ये a लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब a कंप्लीट है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो a वेक्टर इज अ नेट लीनियर एक्सेलरेशन, और जो at है जिसे मैंने अल्फा r बोला, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ, और ac को हमने बोला ओमेगा क्रॉस v, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ। ये इनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो AT और AC है, ये दोनों ही कंपोनेंट है किसके, नेट एक्सेलरेशन के। तो AT एंड AC आर द टू कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन, जो भी अब जस्ट आपने देखा, और दोनों ही एक दूसरे से क्या थे, परपेंडिकुलर थे। आपने देखा था कि अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल इस जगह पर है, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन तो होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और एक होगा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है ना? ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता अलोंग द टेंजेंट वाला। ठीक है ना? वो डिपेंड करेगा, लेकिन अगर दोनों है तो ये दोनों कितने एंगल पर होंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। किसके बीच का, AT और AC का। ठीक है? चलिए समझ में आया ये चीज। अब देख सकते हैं अगला मैग्नीट्यूड क्या होगा जब दोनों 90 डिग्री पर है। तो याद कीजिए जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √a² प्लस b²। तो मैंने यहां लिख दिया √AT² प्लस AC²। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एंगल ऑफ नेट एक्सेलरेशन विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन निकल के आया, देखिए एक तो था AC, एक तो था AT, दोनों का नेट आया बीच में, किसी एंगल पर आएगा,
वो एंगल आपसे पूछा जाएगा। अब वो एंगल हो सकता है कि जो नेट एक्सेलरेशन ने 80 के साथ बनाया वो पूछ ले, जो कि यहां पर बोला गया है, या फिर हो सकता है कि सेंट्रीपिटल के साथ जो नेट एक्सेलरेशन ने बनाया वो एंगल आपसे पूछा जा सकता है। आसान है, क्लियर। समझिए कैसे कि लेट सपोज यहां पर आपको बताया गया है टेंजेंशियल के साथ कितना एंगल बनाया नेट एक्सेलरेशन ने, तो ये रहा नेट एक्सेलरेशन, ये रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मान के चलता हूं कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहां पर थीटा एंगल। अभी थीटा एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहां पर जो एसी वेक्टर है, क्या इसमें इस तरह से शिफ्ट कर सकता हूं एसी वेक्टर को, एक सेकेंड, क्या इस एसी वेक्टर को मैं इस तरह से शिफ्ट कर सकता हूं? देखिए आप, तो आप देख सकते हैं यहां पर मुझे एक ट्रायंगल सा नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड एसी है और ये वाली साइड एटी है, तो क्या मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? तो जो tan थीटा होगा ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ? थीटा के सामने वाली साइड एसी, बेस क्या हुआ? 80, तो एसी अपॉन 80, तो थीटा आ गया tan इनवर्स एसी अपॉन 80। क्लियर हुआ? और मान के चलिएगा आपको क्वेश्चन में बोल देता कि सेंट्रीपिटल के साथ एंगल बताओ नेट एक्सेलरेशन का, तो उस कंडीशन में 80 को आप इस तरह से शिफ्ट करते, 80 को आप इस तरह से शिफ्ट करते, थीटा ये होता तो थीटा के सामने वाली साइड 80 बन जाती, तो क्या बन जाता फिर 80 अपॉन एसी हो जाता, 80 अपॉन एसी हो जाता। क्या ये चीज बता सकते हैं? क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो दिस इज द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अगले पॉइंट के लिए, जिसमें बोला गया कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा इज बेसिकली एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैं बोलता हूं सर्कुलर मोशन में किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप नेट एक्सेलरेशन बताएं या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएं, तो आप उन इंस्टेंट पर नेट की ही बात करेंगे, ठीक है ना। अब नेट के अंदर क्या क्या आता है? अभी जस्ट आपने देखा कि सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। तो अगर क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस के लिए बात हो रही है तो आप हमेशा नेट के लिए बात करेंगे। फिर उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सा अवेलेबल है। एसी तो होगा ही होगा, क्या एटी भी होगा या नहीं होगा? एटी कब होता है? जब स्पीड में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो याद रखिएगा जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि ए वेक्टर को। चलिए अगला पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ ऑल द 3 एक्सेल वेक्टर। याद रखिएगा अभी तक हमने जो भी वेक्टर देखे हैं यहां पर सबको कंक्लूड करते हैं और समझते हैं कि कौन सा वेक्टर कहां होता है। तो मैं यहां पर बात करना चाहूंगा सबसे पहले एक्सेल वेक्टर के लिए। एक्सेल वेक्टर के आपने यही देखे, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों ही एक्सेल वेक्टर कहां होते हैं? जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। जिस सर्कल का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। कौन? जितने भी एक्सेल वेक्टर है, थीटा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर। क्लियर हो गया था ये चीज? चलिए अब बात करते हैं बचे हुए वेक्टर कौन कौन से लीनियर वेक्टर बच रहे हैं। देखिएगा आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सारे के वेक्टर जितने भी वेक्टर है जो लीनियर वेक्टर है ये सारे के सारे सर्कल के ही प्लेन में होते हैं, सर्कल के ही प्लेन में होते हैं। आपने देखे भी है वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर, नेट एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता था जो कि सेंटर से बनता था। देखे थे सारे वेक्टर आपने देखे थे, और ये जितने भी वेक्टर थे किस में आ रहे थे? सर्कल के प्लेन में आ रहे थे, ठीक है। तो यहां पर ये थ्योरी थी हमारी कुछ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की, जिसके अंदर अपन ने एंगुलर पोजीशन देखा अभी तक, एंगुलर वेलोसिटी देखी डिटेल में, रिलेशन देखे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखी, एक्सेलरेशन देखा, कितने तरह के एक्सेलरेशन होते हैं वो हमने देखे, एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है ये हमने देखा। तो यहां पर हमने कंप्लीट काइनेमेटिक्स जो थी सर्कुलर मोशन की वो कवर कर लिए। अब इसकी कुछ न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन की ये हम डिस्कस कर लेते हैं।